हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में वास्तविक नियंत्रण रेखा। पीएम मोदी के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी का जनसंपर्क अभियान 30 जून तक जनता के बीच में जाकर करेंगे उपलब्धियों का बखान। अमृतसर से माता वैष्णो देवी जा रही बस खाई में गिरी, 10 लोगों की मौत, 12 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। जम्मू कश्मीर में फिर आतंकियों ने की टारगेट किलिंग। अनंतनाग में मनोरंजन पार्क में दीपू को मारी गोली, एलजी मनोज सिन्हा ने की हमले की निंदा। हिंसाग्रस्त मणिपुर के दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह की सीएम के साथ बैठक, सभी पक्षों से करेंगे बात। आज राष्ट्रपति से मिलेगा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। सुलझ गया गहलोत सचिन पायलट विवाद, मिलकर लड़ेंगे राजस्थान में चुनाव। 4 घंटे की बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी ने दोनों को मनाया। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज वॉच इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ पूनम तांगा। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ब्रेकिंग न्यूज के साथ। दिल्ली से साक्षी मर्डर केस में आज आरोपी की पेशी होनी है। आरोपी साहिल को कोर्ट में पेश किया जाएगा। साहिल को रोहिणी कोर्ट में पेश किया जाएगा। कल बुलंदशहर में साहिल को अरेस्ट किया गया। साक्षी की चाकू मारकर पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। साहिल ने साक्षी को बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। तो आज आरोपी साहिल की कोर्ट में पेशी है। कल बुलंदशहर से साहिल को अरेस्ट किया गया था। साक्षी की चाकू मारकर और पत्थर से कुचलकर साहिल ने बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। तो साक्षी मर्डर केस में आज आरोपी की पेशी, आरोपी साहिल को कोर्ट में पेश किया जाएगा। साहिल को रोहिणी कोर्ट में पेश किया जाना है। कल बुलंदशहर में साहिल को अरेस्ट किया गया। साहिल अपनी बुआ के घर छुपा हुआ था। साहिल ने साक्षी को बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। साक्षी मर्डर केस में आज आरोपी की पेशी होनी है। आज साहिल को कोर्ट में पेश किया जाएगा। साहिल को रोहिणी कोर्ट में पेश किया जाएगा। कल बुलंदशहर से साहिल को गिरफ्तार किया गया था। कल सरेआम दिन दहाड़े साक्षी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई और उसके बाद साहिल फरार हो गया। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी अवनेंद्र संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। आइए उनसे जान लेते हैं। अवनेंद्र, कल जिस तरह से शरीर रहा, साक्षी की हत्या की गई और उसके बाद साहिल बड़े आराम से वहां से फरार हो गया और अब साहिल को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। क्या अपडेट है इस खबर को लेकर? जी बिल्कुल पूनम, देखिए आपको बताते हैं दिल्ली साक्षी मर्डर केस में आज आरोपी की जो साहिल आरोपी है उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। और साहिल ने कल जो दिल्ली पुलिस से उसके सामने कबूलनामा कर लिया था कि साहिल ने जो है साक्षी की हत्या की। साफ तौर से कहा जाए जिस तरीके से वो सीसीटीवी में नजर आ रहा था, एक के बाद एक बार लगभग उसने चाकू से 40 बार वार किया, उसके बाद पत्थर से भी वार किया, तो जिसके बाद साक्षी की हत्या हो गई। और साफ तौर से और जब वो बात कर रहा है तो साफ तौर से साक्षी से ये भी कह रहा है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड इनकी नहीं है और भी उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड है। तो इस तरीके के तमाम जो है जो उसने तमाम तरीके की बातें भी कहीं जिस समय बात कर रहा था। और जो वहाँ पे लोग थे वो खड़े खड़े वहाँ पर देख रहे थे। इस तरीके से कहा जाए कहीं कहीं अब जो मामला है वो दिल्ली में टोल पकड़ता जा रहा है और लब्धियात से भी कहीं कहीं जो है मामला जुड़ता जा रहा है। जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, कल उन्होंने एक लेटर लिखा था और उसमें साफ तौर से ये कहा था कि ये लब्धियात का मामला है। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उन्होंने जिक्र तो किया लेकिन उन्होंने लब्धियात से मामला नहीं जोड़ा है। कहीं कहीं जो 2024 के लोकसभा चुनाव है तो उसमें कहीं कहीं जो वोट बैलेंस है वो साधने की कोशिश अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। तो कहीं कहीं जो सरकारें हैं उनमें आपस में घमासान भी शुरू हो गया है, देखा जाए। और जिस तरीके से बुलंदशहर से जो आरोपी था उसे गिरफ्तार। जी बिल्कुल अवनेंद्र, जिस तरह से जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है तमाम पहलू निकलकर सामने आ रहे हैं। हालांकि जो साक्षी है उसके माता पिता का कहना है कि हम किसी साहिल को नहीं जानते, ना ही आज से पहले साहिल का जिक्र घर में हुआ था। बिल्कुल, देखिए साक्षी की जो माता है उन्होंने साफ तौर से कहा है कि उनकी जो बेटी थी वो 10
अपने फ्रेंड के यहाँ रह रही थी और ना ही वो साहिल को जानती हैं इस तरीके से। लेकिन जो अब कहीं कहीं लोग हैं वो लगातार साफ तौर से यही कह रहे हैं कि जो साक्षी है, साक्षी की जिस तरीके से हत्या हुई है साहिल जानता था, और उसमें और लोगों को भी जो है कहीं कहीं साहिल के दोस्त भी मौके पर वहां पर पहुंचे थे। ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि साहिल अकेला वहां पर जब जिस समय वार कर रहा था तो अकेला साहिल नहीं था। तमाम तरीके से जिस तरीके से कल बुलंदशहर से गिरफ्तारी हुई और जो साहिल के माता पिता थे वो यहाँ पर किराए के मकान में रहते थे और जो उसका पुश्तैनी घर है पिताजी का वो बुलंदशहर में, तो साहिल को बुलंदशहर से गिरफ्तार किया गया है। जी पूनम। जी चलिए अमलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जयपुर में केंद्र सरकार के ऐतिहासिक 9 साल पूरे होने पर जयपुर में मीडिया संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। मीडिया संवाद कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मोदी सरकार के 9 साल के विकास कार्यों के संबंध में पत्रकारों से संवाद किया। इस दौरान सांसद पूनम महाजन ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से पत्रकारों से परिचर्चा की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पत्रकारों से संवाद करते हुए कहा कि जनता ने 9 साल पहले प्रचंड बहुमत के साथ जो सरकार चुनी थी वो उनकी उम्मीदों पर खरी उतरी है। मोदी जी ने 24 घंटे बिना रुके जनता के हितों के लिए काम किया है। देखिए, राजस्थान की सरकार तो मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर राजस्थान के जयपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मीडिया संवाद कार्यक्रम का आयोजन करते हुए यहां लोगों को संबोधित किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की जितनी भी उपलब्धियां हैं उनके बारे में लोगों को जागरूक किया गया। 9 साल सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित किए पीयूष गोयल ने ये बात कही। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर यहां कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मीडिया संवाद कार्यक्रम में मीडिया कर्मियों को जानकारी देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार जो है उसने लगातार जनता के हित में काम किया है। जनता की उपलब्धियों को उन्होंने गिनाया और कहा कि मोदी सरकार में 9 साल बिना रुके और बिना थके पूरे किए गए हैं। मोदी 24 घंटे जनता के हित में सोचते हैं और काम करते हैं। तो वहीं जयपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर प्रेस वार्ता की। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि केंद्र सरकार का प्रचंड प्रचार चल रहा है और अपने 9 साल के कार्यकाल का हिसाब देने के बजाय इवेंट मैनेजमेंट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश के प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते हमारा दायित्व है कि देश की वस्तु स्थिति से आम लोगों को अवगत कराया जाए। उन्होंने कहा कि पिछले 9 साल में जो नहीं हुआ है उसकी जवाबदेही से केंद्र सरकार बच नहीं सकती। बीजेपी ने 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा किया था। इस प्रकार 9 साल में 18 करोड़ रोजगार देने चाहिए, लेकिन 20 से 25 साल की आयु में बेरोजगारी आजादी के बाद सबसे ज्यादा 42% पर पहुंच गई है। देखिए, राजस्थान की सरकार राजस्थान की आवश्यकताओं को, प्राथमिकताओं को समझती है, क्योंकि हमने राष्ट्रीय स्तर पर कॉरिडोर्स देखे हैं और काम भी शुरू किया था हमारे कार्यकाल में। जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हमारे समय में हुआ था, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हमारे समय में, फ्रेट कॉरिडोर्स काम शुरू हुए। मैं उस पर इन्हीं को दे रहा हूँ। मैं इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की, इस कॉरिडोर का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, इस पर महेश जोशी जी बताएंगे। उसके साथ दक्षिण में जो कॉरिडोर था चेन्नई, बेंगलुरु, चित्रदुर्गा तक उसको ले आया। ये बड़े काम थे जो आज निरंतर। खबरों में आगे बढ़ेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में एक नई इबारत लिखते हुए दिल्ली के केजरीवाल सरकार ने रोहिणी सेक्टर 5 में सरकारी स्कूल के नए भवन का शुभारंभ कर इसे स्थानीय निवासियों को समर्पित किया। दरअसल रोहिणी इलाके में दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री आतिशी पहुंची और उन्होंने सरकारी स्कूल के नए भवन का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने दिल्ली सरकार की तमाम उपलब्धियों को भी स्थानीय निवासियों के सामने रखा और अपनी पीठ थपथपाई। शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए प्रतिबद्ध है और ये उसी दिशा में किया गया एक प्रयास है। देखिए, आज मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ पे हम महाराणा प्रताप सर्वोदय कन्या विद्यालय बाल विद्यालय को हमने इतना शानदार नया स्कूल दिया है
ये एक ऐसा स्कूल है जो टेंट में चला करता था, पोर्टा कैबिन में चला करता था। यहाँ पे दोनों शिफ्ट मिला के 8,000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन जो अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी का सपना था कि गरीब से गरीब परिवार के बच्चों को बेहतरीन शिक्षा मिले, आज ये उस सपने को पूरा करने में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। इसके लिए यहाँ के लोगों को बहुत बहुत बधाई। तो वहीं केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिली, जहां दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा प्रदेश महामंत्री सुमित यादव की ओर से तीर्थ यात्रा पर लोगों को भेजने की शुरुआत की गई। दिल्ली बीजेपी के कोषाध्यक्ष विष्णु मित्तल ने हरी झंडी दिखाकर 2 बसों को वृंदावन तीर्थ यात्रा के लिए रवाना किया। 2 बसों में स्थानीय लोगों को वृंदावन दर्शन के लिए भेजा। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर श्रद्धालुओं के साथ खुशियां मनाई गई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहती है और ये तीर्थ यात्रा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने लगभग 1.5 महीने पहले वसुंधरा एनक्लेव से शुरू की थी, जिसमें दिल्ली के अलग अलग कोने से तीर्थ यात्रियों को हम मथुरा, वृंदावन और गोवर्धन लेके जा रहे हैं। और मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 31 मई से और 30 जून तक का भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा अभियान शुरू हो रहा है। उसमें हम अब तक हमारी सरकार ने क्या किया है वो जन जन तक पहुंचाने का हम काम शुरू कर रहे हैं। और मैं हमारे साथ में राजकुमार भाटिया जी और अजय शर्मा जी हमारे जिलाध्यक्ष हैं पूर्व, और नीलम बुद्धि राधा जी और सुमित यादव, जिनकी वजह से आज सब लोग यात्रा पे जा रहे हैं। इस धार्मिक यात्रा ऐसे ही देखा जाए तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि इसको करने के लिए हमारा कोई भी वोट का ऐसा कोई भी उद्देश्य नहीं है। ये सिर्फ हमने लोगों को बोला था, व्हाट्सएप पे डाला था, जो वरिष्ठ नागरिक है, जो महिलाएं हैं, उनको हम लेके जा रहे हैं। हमारा पार्टी का सिर्फ उद्देश्य यही है कि लोगों की सेवा के लिए मोदी जी के 9 साल भी पूरे हुए हैं। ये पूरी दिल्ली से बसें जा रही हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी का आग्रह था और प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा को लेते हुए हमने ये कार्य को शुरू करा है। ये है हमारा। किस तरीके का लोगों का रुझान देखने को मिला? लोग बहुत खुश हैं। हमें तो ये लग रहा है सीटें भी कम पड़ी हैं लोगों का, जिस हिसाब से हमें जुड़ना पड़ रहा है कि आगे हमें बसें भी बढ़ानी पड़ेगी, और लोग जिस हिसाब से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लोगों को बहुत अच्छा खुश है इसके अंदर। तो प्रधानमंत्री मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर लगातार जगह जगह सरकार की उपलब्धियों को गिनाया जा रहा है, साथ ही साथ लोगों को जागरूक किया जा रहा है योजनाओं के बारे में। तो जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी बीच प्रयागराज से ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं, जहां मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य दौरे पर पहुंचे। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज के दौरे पर पहुंचे, जहां उनके दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम देखने को मिले। प्रशासन ने लगातार सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम देखने को मिले और शाम 5 बजे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पुलिस लाइन पर पहुंचेंगे। तो बड़ी जानकारी प्रयागराज से, जहां केशव प्रसाद मौर्य आज प्रयागराज के दौरे पर पहुंचे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सर्किट हाउस पहुंचेंगे और स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की जाएगी। और साथ ही साथ शाम को 6 बजे गंगा आरती में शामिल होंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। तो बड़ा अपडेट, आज प्रयागराज के दौरे पर पहुंचेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, साथ ही साथ वहां के स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की जाएगी। शाम 5 बजे के करीब गंगा आरती में भी हिस्सा लेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। तो प्रयागराज से बड़ी जानकारी, जहां प्रयागराज के दौरे पर पहुंचेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। शाम 6 बजे डिप्टी सीएम गंगा आरती में हिस्सा लेंगे। संगम स्थित हरिहर गंगा आरती में होंगे शामिल। प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज दौरा। शाम 5 बजे पुलिस लाइन हेलीपैड पर उतरेंगे डिप्टी सीएम। सर्किट हाउस में स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे, साथ ही साथ 6 बजे गंगा आरती में हिस्सा लेंगे। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लेकर बड़ा अपडेट। और शाम 5 बजे पुलिस लाइन हेलीपैड पर उतरेंगे डिप्टी सीएम।
इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी इरफान खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए उनसे जान लेते हैं। इरफान, आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज पहुंच रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है इस खबर पर? अच्छी पूनम, बिल्कुल बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो है आज जो है प्रयागराज आएंगे। शाम 5 बजे जो है वो हेलीपैड जहां पर वो एयरपोर्ट पे उतरेंगे, तो जो है इसके बाद वो सर्किट हाउस में आएंगे और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ अहम बैठक करेंगे। और सबसे बड़ी बात आपको ये भी बता दें कि गंगा दशहरा को देखते हुए ये पावन पर्व पर जो है गंगा आरती में शामिल होंगे। इसको लेकर जो गंगा तट के किनारे जो एनडीआरएफ जो एसडीआरएफ की जो टीम है वो लगातार मुस्तैद की गई है, जल पुलिस की व्यवस्था की गई है। और सबसे बड़ी और अहम बात पूनम आपको ये भी बता दें कि सरकार जो मोदी सरकार के जो 9 साल पूरे हुए हैं उसका भी संबोधन करेंगे और इसके बाद जितने भी पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के उनके साथ अहम बैठक करेंगे। इसको लेकर जो चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं वो पूरी कर ली गई हैं। खुद डीएम प्रयागराज जो है संजय खत्री वो जो है जमीनी स्तर पर वो जगह जगह जाकर देख रहे हैं जहां पर इनका शेड्यूल लगा हुआ है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का। वहां सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हैं कि आखिर उनकी सुरक्षा में कोई चूक ना होने पाए, इस वजह से वो खुद जो है जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं वो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं और लगातार उनका कई बार प्रयागराज का अहम दौरा भी होता है। तो इसको लेकर जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो पूरी कर ली गई है। जी पूनम। बिल्कुल इरफान, जिस तरह से आज दशहरा है और ऐसे में जहां गंगा आरती के लिए डिप्टी सीएम पहुंचेंगे तो वहां भीड़ भी काफी श्रद्धालुओं की देखी जा सकती है, तो ऐसे में क्या प्रशासन के इंतजाम वहां देखने को मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, बता दें कि गंगा दशहरा के जो है पावन पर्व पर, क्योंकि प्रयागराज जो है तीर्थों का राज कहा जाता है, इसलिए जो है प्रयागराज में जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो पूरी कर ली गई है। कई ऐसे जवान तैनाती की गई है, कई महिला सुरक्षा कर्मी जो है उनकी भी तैनाती की गई है। तो कहीं ना कहीं जो है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद के दौरे के लोग जो है प्रयागराज में लगातार व्यवस्था जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी कर ली गई है और शाम 5 बजे प्रयागराज में प्रस्थान करेंगे। इसके बाद जो है कुछ ही समय में 6 बजे तक सर्किट हाउस में वो जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी उनके साथ अहम बैठक करेंगे और इसके बाद उनका आगे का शेड्यूल जारी होगा। जी बिल्कुल इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सहारनपुर में गुर्जर समाज की गौरव यात्रा में शामिल होने के लिए दिल्ली से आते समय मेरठ में सरधना से सपा विधायक अतुल प्रधान को पुलिस ने रोका तो खींचतान में विधायक का कुर्ता फट गया, जिस पर भड़के विधायक अपने समर्थकों के साथ नेशनल हाईवे पर धरने पर बैठ गए। वहां से उनको पुलिस अपनी गाड़ी में मेरठ लेकर गई। सपा विधायक अतुल प्रधान समर्थकों के साथ सहारनपुर में गुर्जर समाज की गौरव यात्रा में शामिल होने के लिए जा रहे थे। वो दिल्ली से बागपत होते हुए वहां जा रहे थे। जानकारी मिलने पर पुलिस ने उनको रोकने के लिए घेराबंदी की। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से उतरते ही उनको पकड़ लिया गया। इस दौरान सीओ विजय चौधरी और कोतवाली प्रभारी एमएस गिल से खींचतान होने पर विधायक का कुर्ता फट गया। तो वहीं खबर यूपी के मथुरा से है, जहां मखदूम बकरी अनुसंधान केंद्र में आयोजित 100वें राष्ट्रीय वैज्ञानिक बकरी पालन प्रशिक्षण और बकरी मेले का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंची, जिसे लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। साथ ही मेले में आए लोगों को संबोधित करते हुए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि आज के दौर में बकरी पालन आमदनी का बहुत बड़ा जरिया है, क्योंकि यहाँ से दूर दूर तक लोग ट्रेनिंग लेकर अपने यहाँ बकरी पालन का रोजगार का साधन बनाकर अच्छी पैदावार कर रहे हैं। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मथुरा की हैं, जहां जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम आनंदीबेन पटेल के दौरे को लेकर के 100वें राष्ट्रीय वैज्ञानिक बकरी मेले का आयोजन किया गया, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंची और लोगों को संबोधित किया। यहां लोगों ने आनंदीबेन पटेल का फूलमालाओं के साथ स्वागत किया और इसे लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। इसी बीच देहरादून से ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं, जहां गंगा दशहरा पर हरिद्वार में होगी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। कई राज्यों से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने की संभावना। आज गंगा दशहरा पर 10 में से 5 योग मिल रहे हैं। अभिजीत मुहूर्त में सुबह 11:47 पर दोपहर 12:40 तक स्नान है और करीब दोपहर 1:07 से ज्येष्ठ एकादशी लगेगी। 31 मई को निर्जला एकादशी का व्रत भी रखा जाएगा। तो आज देहरादून में गंगा दशहरा के अवसर पर भारी श्रद्धालुओं की भीड़ जुट रही है।
गंगा दशहरा पर हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिलेगी। कई राज्यों से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने की संभावना बताई जा रही है। गंगा दशहरा पर 10 में से 5 योग मिल रहे हैं। ऐसे में अभिभूत मुहूर्त में सुबह 11 से दोपहर 12:40 बजे तक लोग स्नान कर सकते हैं। तो वहीं अमरोहा के डडौली कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने पेशेवर माफियाओं के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया, जिसमें पुलिस ने गैंगस्टर के 5 आरोपियों की 92 लाख की अवैध संपत्ति को कुर्क किया। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने प्रतिबंधित गौवंशीय पशुओं की तस्करी और हत्या करके संपत्ति अर्जित की थी। पुलिस ने गांव में ढोल से मुनादी करवाकर कुर्की की कार्रवाई की। 2023 दिनांक 27 मार्च 23 के अनुपालन में अभियुक्त दानिश पुत्र मुन्ना द्वारा अपने आपराधिक गतिविधियों के द्वारा अवैध रूप से आर्थिक और भौतिक लाभ प्राप्त कर धन अर्जित कर फतेहपुर थाना डिडौली जनपद अमरोहा में चल अचल संपत्ति पुश्तैनी मकान साधारण को। तो चलिए इसी बीच आगरा से ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं, जहां ताजमहल पर पर्यटक की बेची फर्जी टिकट। प्रिंटर से निकालकर 20 टिकट दिए गए। चेकिंग एंट्री में 3 टिकट निकले फर्जी। पर्यटकों को पूर्व में प्रयोग किए गए टिकट बेची शिकायत करने पर पहुंचे पर्यटकों से अभद्रता की गई। मुकदमा दर्ज, पर्यटन पुलिस जांच में जुटी है। ताजमहल शिल्पग्राम परिसर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पर्यटकों को पूर्व में प्रयोग किए गए टिकट दोबारा बेचे गए। इसे शिकायत करने पर पर्यटकों से अभद्रता की गई। मुकदमा दर्ज हो गया है। पर्यटन पुलिस जांच में जुट गई है। ताजमहल शिल्पग्राम परिसर का ही पूरा मामला बताया जा रहा है। ताजमहल पर पर्यटक को फर्जी टिकट बेचने का यह मामला, जहां प्रिंटर से निकालकर 20 टिकट बेचे गए। चेकिंग एंट्री में 3 टिकट फर्जी निकले, जिसके बाद पर्यटकों को पूर्व में प्रयोग किए गए टिकट बेचने के बाद शिकायत करने पर पहुंचे पर्यटकों से अभद्रता भी की गई। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी शिशुपाल हमारे साथ जुड़ गए, उनसे जान लेते हैं। शिशुपाल, इस खबर पर पूरी क्या जानकारी है? जी ये मामला पूनम ताजमहल का मामला है। ये पर्यटकों को फर्जी टिकट जो प्रिंटर से निकाल के बेचे गए हैं, इसमें 20 टिकट जो चेकिंग एंट्री के द्वारा 3 टिकट उसमें फर्जी निकले हैं। पूर्व में जो प्रयोग किए टिकट उन्हें बेचे गए थे। शिकायत करने पर जब वो काउंटर पर टिकट लेते शिकायत करने उनके जो पर्यटक थे उसे अवज्ञा की गई। मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। पर्यटक पुलिस की पूर्ण रूप से जाँच कर रही है। शिल्पग्राम का ये मामला है। जी बिल्कुल शिशुपाल, प्रशासन का इस पर क्या कहना है? प्रशासन बड़ी गंभीरता से जांच कर रहा है और जो टिकट का मामला सामने आया है उसको जांच करने के बाद पूरी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल शिशुपाल, क्या पहले भी इस तरह के मामले सामने आए हैं? जी पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आए। उन मामलों को भी लेते हुए गंभीरता से विचार किया जा रहा है। जी शिशुपाल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबर गाजीपुर से है, जहां अचानक आग लगने से आधा दर्जन झोपड़ियां जलकर राख हो गई। आग लगने की घटना गेहमर थाना क्षेत्र के बसुका गांव में हुई। आग लगने से हजारों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बसुका गांव में रहने वाले मुन्नाराम की झोपड़ी में अचानक आग लग गई। आग ने आसपास की झोपड़ियों को भी अपनी जद में ले लिया। देखते ही देखते आधा दर्जन झोपड़ियां आग में जलकर राख हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग से झोपड़ियों में रखा हजारों का सामान जलकर राख हो गया। खाना बनाते समय झोपड़ियों में आग लगने की आशंका जताई जा रही है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की हैं, जहां आग लगने से हजारों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। खाना बनाते समय झोपड़ियों में आग लग गई, जिससे झोपड़ियों में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। बसका ग्राम है, यहाँ पर अभी आए हम देखे तो यहाँ पे 7-8 झोपड़ियाँ आवासीय जली है, ऐसा लोग यहाँ के लोगों के द्वारा बताया जा रहा है। बाकी लेखपाल अभी अपने स्तर से जांच कर रहे हैं। साथ में जो भी नुकसान हुआ होगा उसका उसी हिसाब से जो अनुमान दिया जाता है धनराशि वो लोगों को प्रदान कराई जाएगी जो उसके पात्र होंगे। ऐसे में आग लगने का वजह क्या है? आग लगने की वजह तो अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है, मगर जाँच कर रहे हैं लेखपाल लोग। यहाँ के लोगों के द्वारा जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है कि खाना बनाते समय लगी है। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।